जैन साथी, कैसे हो आप सब लोग? स्टडी अच्छी चल रही है? हैं? आज कोई डिफीट कर गया है क्या? मतलब 100 रुपए मिल गए हैं? चलो अच्छी बात है। तो आज कालू यादव, मतलब अरे मैं पहले ही बता देता हूँ, इतना नहीं कि पढ़ाई नहीं की है, 3 घंटे ही स्टडी की है, बस थोड़ी सी फेस पे स्माइल आ गई, उसकी वजह से मतलब 100 रुपए जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनुशासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 3 घंटे तक स्टडी, मतलब स्टडी जिसको बोला जाता है कि बिल्कुल समर्पित हो जाना है, कोई काम कर रहे हैं तो 100% डेडिकेटेड होकर जो स्टडी बोलते हैं ना, वो करनी पड़ती है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आज करवा चौथ है। हाँ, तो कुछ लोग मतलब जो निब्बा निब्बी हैं वो मतलब चले गए, उसके साथ साथ मतलब जो शादीशुदा हैं वो लोग भी, मतलब ठीक है, 2-4 तो मतलब बनता है ना, इतना तो चलो कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। तो बाकी ये लोग कुछ है नहीं इनका, बस ऐसे ही मतलब पढ़ाई, और क्या है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो बढ़िया है भाई, पढ़ाई ठीक है, क्या करें, है ना। तो अब आप लोगों से एक काम की बात कर लेते हैं, और काम की बात ये है कि ये लोग तो स्टडी कर ही रहे हैं, और शुरुआत की बात करें तो इनकी भी शून्य से ही थी भाई। कोई ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों में से मतलब ऐसा पोटेंशियल कि सर हम तो जन्मजात 5-5 घंटे पढ़ने वाले थे, बस हम तो यहाँ पे आए, हमें तो बस ऐसा वाला मामला 10 घंटे बिठाओ, ऐसा है तो किसी का था तो नहीं ऐसा कुछ? सब लोगों का मामला शून्य ही था, और शून्य से आज ये शिखर पे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि अब ये सक्सेस हो चुके हैं, मतलब ये बोलता हूं मैं कि हाँ, अपनी स्टडी टेबल पे बैठने को लेके सक्सेस हो चुके हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी में अभी थोड़ा सा मतलब वक्त लगता है, तो ये अपनी क्वांटिटी तो पूरी कर चुके हैं, और इनमें से कई एक लोग तो ऐसे हैं जो क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों को मतलब मैनेज कर चुके हैं, और अच्छे से सामंजस्य बिठा चुके हैं कि अपने टाइम की वैल्यू कैसे करनी है, और उस टाइम में कितनी स्टडी करनी चाहिए, और कितना मतलब हम और ज्यादा बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन लोगों का मतलब मैं वही बोलूंगा कि एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, और इससे भी बेहतर की उम्मीद है मुझे कि मतलब और बेहतर करेंगे। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, और आप लोगों से बात ये करना चाहता हूं कि आप लोगों का विजन क्या है, आप लोग क्यों सोए हुए हो? मैं कई एक बार आप लोगों से बोल चुका हूं, और एक बार फिर आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास लास्ट मौका है, जुलाई 2023। आपके ऊपर निर्भर करेगा कि ये मौका आप अपने हाथ में लेना चाहते हो या फिर इसको जाने देते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम नहीं दोगे, आप लोग स्टडी नहीं करोगे तो वैकेंसी फिल नहीं होंगी, और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान है वो परेशान हो जाएगा कि लो भैया इन्होंने तैयारी नहीं की, अगर ये तैयारी करते तो काश ये वैकेंसी भर जाती। ऐसा नहीं है, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो दूसरे लोग ले जाएंगे वैकेंसी, लेकिन आप लोग खिलवाड़ कर जाओगे अपने सपनों के साथ, अपनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और सबसे मेन चीज तो वक्त के साथ खिलवाड़ कर जाओगे। क्योंकि किसी ने एक शानदार सी बात कही है कि वक्त रहते समझ नहीं आती, और जब तक समझदारी आती है तब तक वक्त निकल जाता है। मौका है आप लोगों के पास, अभी वक्त नहीं निकला है, और समझदार भी हो आप लोग, तो फायदा उठा लो मौके का। यहां 1 बजे से लेके और 6 बजे तक का जो टाइम है ना, मेरा मतलब तो इतना ही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट में सुबह से लेके शाम तक मतलब यहीं पे रहना ही है यार, ये एक परिवार का हिस्सा है सारे के सारे बच्चे। और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, 100% कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये बच्चे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और जिन्होंने करके दिखाया उनके लिए तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बोला भी था एक बार मोनू के लिए, मैंने ऐसे करके, कुछ आप लोगों को याद हो तो, कि ऊंचे मकान नहीं है लेकिन झुग्गी झोंपड़ियों में सितारे पलते हैं, ऐसा करके कुछ याद होगा आप लोगों को। तो झुग्गी झोंपड़ी सही, लेकिन सितारे तो जरूर पलते हैं यहाँ पे। आप लोग भी आइए, देखिए, और अपनी स्टडी पावर को दिखाइए, इनके साथ कंपैरिजन करके बताइए कि सर इनसे बेहतर हम कर सकते हैं, हमें खुशी होगी। ये ऐसा हमारा कोई ऐसा वाला मामला नहीं है कि कोई एटीट्यूड है कि नहीं इनसे इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते यार, इनमें भी मतलब पोटेंशियल है, आप में भी पोटेंशियल है, लेकिन आप दिखाइए। और ये जो कंपटीशन है, या फिर जो एक तरीके से स्टडी चैलेंज है, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हमसे कोई जीत नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि
अगर आप स्टडी करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे ही। इसमें हार जैसा कोई मामला नहीं है इस खेल में। इस खेल में तो सिंपल सा मामला है, जो 1 घंटे स्टडी कर सकता था वो 2 घंटे कर जाएगा, 2 घंटे करता था वो 3 घंटे कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़ पाता था वो 1.5 पढ़ेगा, 1.5 पढ़ता था वो 2 पढ़ जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो क्षमता जितनी तुम्हारी एक्सट्रीम लेवल पे जो कैपेसिटी है स्टडी की आपके अंदर, उसको आप प्राप्त कर जाओगे। तो मेरा एक बार फिर से विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, आप जहां पे भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, जहां भी पढ़ते हो, अपने साथ, सपनों के साथ, अपनों के साथ विश्वासघात नहीं, अपना 100% दे दो। और कब के लिए मतलब रखे हो? वही वाला मामला यार, घर वालों ने बोल दिया ये काम करना है और करना तुम्हें ही है, तो फिर कर लो। अभी कोई और नहीं आ रहा है उस काम को करने के लिए। और फिर सबसे मेन चीज ये कि कोई ऑप्शन भी नहीं है कि नहीं भाई ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका ये सपना नहीं है, ये तो फिर घसीट रहे हो आप जबरदस्ती का। आप लोग तो हैप्पी हो ना, सारे के सारे लोग स्टडी को लेके भी? चलो हम इनसे प्रश्न पूछेंगे अभी, जितना भी इन लोगों ने पढ़ा होगा। और कॉन्फिडेंट हो आप लोग आंसर देने के लिए? मतलब डर तो नहीं है ना? चलो फिर बहुत अच्छी बात। तो शुरुआत रवि प्रजापति से करते हैं। तो रवि कहां तक स्टडी की थी आज? सर आपने बोला इतना कर दिया। एंशिएंट हिस्ट्री हो गई आपकी? चलो बहुत बढ़िया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में से मुझे ज्यादा कुछ मत बताओ, बौद्ध धर्म के बारे में बता दो थोड़ा बहुत। बौद्ध धर्म के सर संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था बीजापुर में। और इनकी ऐसे माता का नाम, वो पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनका वास्तविक नाम गौतम बुद्ध था। और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इन्होंने, चलो फिर आएंगे आपके पास। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, है ना? टाइम का अभाव है, नहीं तो फिर एक ही बच्चा होगा, पता चलेगा पूरा का पूरा टाइम ले गया तो, है ना? फिर से वापस जरूर आएंगे, मौका मिलेगा तो। चलो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, जैन धर्म के बारे में बताओ। जैन धर्म के संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन जो वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। और जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह चार मतलब बुद्ध महाव्रत दिए थे। और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत जोड़ा था। तुम्हें हर्षवर्धन के बारे में बताओ। हर्षवर्धन पुष्यवती वंश से संबंधित था। और उसका जो उसके पिता का नाम था वो प्रभाकर वर्धन था। और उसमें बोला जाता है कि जो हर्ष, सॉरी सर इससे कोई बात नहीं, चलो कौन बता रहा है हर्षवर्धन के बारे में? हर्षवर्धन है वो वर्धन वंश से संबंधित हैं। और हर्षवर्धन को परम भट्टारक भी बोला जाता है। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। और हर्षवर्धन ने रत्नावली जैसी मतलब कई ग्रंथों की रचना की है। चलो बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर कहां पे स्थित है? कुशीनगर कहां पे स्थित है? बिहार। बिहार में स्थित है। कहां? कुशीनगर सर, उत्तर प्रदेश। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई? रह गई है। कहां तक हो गई? दक्षिण भारत के राष्ट्र। दक्षिण भारत। अच्छा से दक्षिण भारत के राजवंश हो गए या नहीं हुआ? हो गए दक्षिण भारत के राजवंश। तो चोलों के बारे में बता दो थोड़ा बहुत। चोल राजवंश पीछे आएंगे सर, थोड़ा सा। अच्छा चलो कोई बात। अच्छा, चलो कोई बात। तो फिर गुप्त वंशों के बारे में बता दो। गुप्त वंश के बारे में जो शासक है, 2 एक।
जो गुप्त वंश की स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी। इसका प्रथम मतलब इसका प्रमुख साथ चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, उन्हें मतलब उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। और इसमें स्कंदगुप्त थे और भानुगुप्त एराडाबुलेक था, उसमें छठी प्रथा के बारे में बताया था। और जो स्कंदगुप्त थे ना, उन्होंने सॉरी सर कॉन्फिडेंस डाउन मत किया करो, और बोलने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, आप लोगों को पता है। ट्रिपल सी फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? क्या है ट्रिपल सी फॉर्मूला? कॉन्फिडेंस, कंटेंट और कम्युनिकेशन स्किल। कॉन्फिडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कितना भी ज्ञान हो और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप नहीं बता पाओगे। दूसरी बात, आप कितने भी कॉन्फिडेंट बने रहो, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है, कंटेंट ही नहीं है आपके पास, तो आप नहीं बोल पाओगे। और कंटेंट भी आपके पास, कॉन्फिडेंस ही है, लेकिन सामने वाला समझ पा रहा है आपके कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर मतलब आप उसको समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो। भाई साहब हिंदी भाषी बैठे और आप इंग्लिश बोल रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, वहां पे सब इंग्लिश भाषी बैठे और आप मतलब मराठी बोल रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। तो ये 3 चीजें जरूर चाहिए होती हैं बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस, कंटेंट और कम्युनिकेशन स्किल। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। कौन कौन से वेदांग? कल्प, छंद, शिक्षा, व्याकरण, नियुक्त। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में क्या है? शतपथ ब्राह्मण है ना सर, ये वो ऋग्वेद के बाद का ब्राह्मण ग्रंथ था। और इसमें सर जो स्त्रियों की जो स्थिति बताई गई है ना सर, वो पुरुषों के बराबर बताई गई है, अर्धांगिनी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी दर्शाई है, और बोला है कि जो स्त्री है वो अर्धांगिनी होती है पुरुष की, एक तरीके से समानता लाने वाला मामला। वहीं मैत्रेयनी संहिता में स्थित जो स्त्री की स्थिति है वो गिरी हुई स्थिति दिखाई पड़ती है। शराब और जुए के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया उसमें। सबसे प्रामाणिक और प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्रामाणिक और प्राचीन स्मृति कौन सी है? नहीं पता, कोई बात नहीं। मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। मनुस्मृति बिल्कुल सही है। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति, एकदम सही है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद 160। 100। जो प्रामाणिक उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है? उसमें से 13 कम है तो 12। 12, एकदम से। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? नहीं पता, कौन सा है सबसे बड़ा उपनिषद? सबसे बड़ा उपनिषद सर बृहत्कारण्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद है, उसमें कृष्ण के बारे में कुछ बताया गया है, और उसमें शायद देव की पुत्र कृष्ण ऐसे करके कुछ मतलब मिलता है। तो तुम्हें बताना ये है कि उसमें देव की पुत्र कृष्ण मतलब बोला गया है, उसके पिताजी का नाम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो भी मतलब भगवान होते हैं उनके अगर पिता का नाम जोड़ा जाएगा तो भगवान तो वैसे बड़े होते हैं, अगर पिता का नाम जोड़ा जाएगा तो ऐसा होगा कि फिर पिता भगवान से बड़े हो गए, इसीलिए माता का नाम जोड़ा जाता है। चलो परफेक्ट। अब बताना ही है, ठीक है? हाँ। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या सर 6। कितनी? 3। 3, 6। 6 सर। और बढ़ाओ, इसमें 6 का पढ़ा आता है तुम्हें? करो। 12। और 18। ठीक है, पहुंच गए, बजा दो ताली। पुराणों के संकलनकर्ता या लेखक कौन है? पुराणों के सर उग्र श्रवा ऋषि या लोमर्स। कहाँ तक हो गया था? समुद्रगुप्त तक सर। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बता दो सर। जो समुद्रगुप्त थे उन्हें संगीत से बहुत प्यार था, उन्हें संगीत प्रेमी बोला जाता है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं उन्होंने जो मुद्राएं चलाई थी उसमें जो बीड़ा है या बीड़ा वादिनी सरस्वती माता को दिखाया गया है, इसलिए उन्हें संगीत प्रेमी बोला जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसने क्योंकि सर इसने मतलब बहुत सारे राज्यों को जीता था और बहुत सारे युद्ध जीते थे। इसने लगभग मतलब वो
जो संख्या है मुझे ध्यान नहीं आ रही सर, कुछ 9 या राज्य उत्तर दक्षिण भारत के, मतलब ऐसे इसने जीता था, इसलिए इसको मतलब भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना, किसने लिखा? कौन सा सर? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसी से संबंधित है ना? प्रयाग, हाँ, समुद्रगुप्त से संबंधित है। और उसमें सर दरबारी कविता इसका। अरिसेट दरबारी के भी ताली बजाओ, शानदार। चलो अच्छा, देखो प्रयास कर रहे हो ना वो कम नहीं है, गलती करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी, गलती से तो सीख मिलेगी, लेकिन गलती करने से ही डरोगे तो कैसे मामला बनेगा, है ना। चलो बताओ, जो पाषाण काल है, पाषाण काल उसका टाइम पीरियड बताना। पाषाण काल हो, हाँ, पाषाण काल का समय काल। कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा, बिल्कुल सही। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नहीं बता, कोई बात। रावी नदी। रावी नदी, एकदम सही। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? बड़ा स्थल बता सर, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु। कौन सा? सिंधु। सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल सही। जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, वो कौन सा था? लोथल। लोथल कौन से राज्य में है? लोथल, अरे वहाँ में गुजरात में। गुजरात में, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर बताना है कोई भी, कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। ऑप्शन दे दो, हैं? भोपाल, दिल्ली, मोहनजोदड़ो, चेन्नई। मोहनजोदड़ो, ताली बजाओ, सही है, हैं? ठीक है। अरे कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं देखना है। मैंने क्या बोला, शुरुआत कहां से होती है? शून्य से, और शून्य से कहां जाना है? शिखर तक। तो ऐसा नहीं कि गड़बड़ वाला मामला है भाई, गड़बड़ वाला मामला नहीं। कोई भी अभिमन्यु नहीं है यहाँ पे, सब सीखते ही हैं यहाँ पे आके। किसी को पहले मौका मिल जाता है, किसी को बाद में। ये तो मामला प्लेटफॉर्म का है बस, है ना। कुछ लोगों को जन्मजात लड्डू खाने के लिए मिलते हैं, कुछ लोग कमा के खाते हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है, और क्या है। चलो हड़प्पा कालीन जो समाज था उसके बारे में बताना। जो हड़प्पा कालीन समाज था सर, वो नगरीय सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी। और मतलब उसमें सर जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो राकलदास बनर्जी ने की, नहीं मतलब दयाराम साहनी ने की। और जो मोहनजोदड़ो है उसकी राकलदास बनर्जी ने की। और इसके बारे में जॉन मार्शल ने 1924 में जो विधिवत तरीके से इसके बारे में मतलब खोज के बारे में बताया था। और इसमें मतलब घोड़ों के प्रमाण मिले हैं, घोड़ों के मतलब अस्थि पंजर मिले हैं, और अग्निकुंड मिले हैं, शवों को दफनाने का भी प्रमाण मिला है, और जलाने का भी प्रमाण मिला है। और हड़प्पा कालीन समाज के बारे में बताना। वो हड़प्पा काल को बता रहे थे। हड़प्पा कालीन समाज ये बोला जाता है कि मात्र सत्तात्मक समाज है, क्योंकि वहाँ पे जो मूर्तियों से अन्याय लगाया गया है कि यहाँ पे जो नृत्य की मूर्ति है, या फिर उन पे जो मुद्राएं थी उसमें उनकी मूर्ति मिलती थी, औरतों की मूर्ति मिलती थी, इसीलिए उसमें अन्याय लगाया गया। ये मात्र सत्तात्मक समाज था। और यहाँ पे एक बोला जाता है कि समाज शांतिप्रिय समाज था, क्योंकि यहाँ पे कोई हथियारों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है आज ये अंडर कॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ है, पता नहीं है कोई दिक्कत हो गई है, जाने क्या। क्यों हड़बड़ाया हुआ है बिना फालतू का? हाँ? इतना हड़बड़ाना नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी धार्मिक स्थिति बतानी। सर वहाँ पर मतलब उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी, और मतलब जो सर पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। वहाँ मतलब वैसे कोई मंदिरों के कोई सच वैसे नहीं थे, उनकी पूजा की जाती थी सर। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्तियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। चाहे नटराज की मूर्ति हो, या फिर मोरों पे मतलब पशुपतिनाथ के चित्र मिले हों, एक श्रृंगी सांड के मतलब चित्र मिले हों, या फिर एक मातृ देवी के बहुत सारे मतलब डांस करते हुए औरतों के भी मतलब चित्र मिले हुए हैं वहाँ से, ऐसे करके। तो ऐसा लगता है मात्र सत्तात्मक समाज था। और हाँ,
धर्म के नाम की ऐसा नहीं बोल सकते कि पूजा पाठ होता था या नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं मतलब पता, लेकिन हाँ मूर्तियों से लगता है कि यहाँ पे भी मूर्ति पूजा रही होगी, लेकिन मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आज के लिए काफी है। पढ़ाई की कम से कम, कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल होगा, और इसी विश्वास के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद,